जिस व्यक्ति ने मिसाइल, सैटेलाइट और परमाणु बम भारत को दिया, उस व्यक्ति ने ही बहुत ही सस्ती स्टेंट भी दी और बहुत ही हल्के और सस्ते प्रोस्थेटिक लिम्स भी दिए। तो अब जवाब इस सवाल का दो, ये रिकग्निशन, एजुकेशन और अवार्ड का इस्तेमाल करके आप कैसे दुनिया और देश और समाज को बेहतर बनाओगे? अगर मैं पूछूं चंद्रयान 3 के क्या चैलेंजेस थे? तो आपकी उंगली का ये टिप -50 डिग्री हो सकता है, यानी 50 डिग्री का वेरिएशन आ सकता है विद इन अ फ्यू सेंटीमीटर्स चंद्रमा की सरफेस के अंदर। तो किसी भी सक्सेस के लिए फेलियर आवश्यक। 1979 में जब हमने पहली बार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 किया था, लॉन्च करने की कोशिश, उस समय वो फेलियर था। इट लैंडेड इन बे ऑफ बंगाल। क्यों जाते हैं स्पेस में? 4.5 अरब साल बाद सूरज खत्म हो जाएगा और वो बहुत बड़ा होना शुरू होगा, जायंट बनना शुरू होगा और वो धरती के ऑर्बिट तक आ जाएगा, यानी धरती को एकदम खत्म कर देगा। मुझे डर लग रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल BU पे। कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? और बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं आप फॉलो करता हूँ आपके चैनल को। बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू लेते हैं और बहुत अच्छे जवाब भी आते हैं और उनसे आप बहुत अच्छे और सवाल निकालते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब आपकी तरफ से मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। यू टोटली डिजर्व इट। तो सर मैं आज आपको ये वाला जो चेहरा है ना, मेरी ऑडियंस के लिए बिल्कुल नया चेहरा है, ठीक है? तो मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा अपने बारे में ऑडियंस को बताओ कि आज वो किसको सुनने जा रहे हैं। जी, मेरा नाम सृजनपाल सिंह है। मैं 2009 से 2015 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे 11वें राष्ट्रपति थे, उनका सलाहकार था फॉर टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी। और उसके बाद से जब डॉक्टर कलाम गुजर क्या गया, ऐसे व्यक्ति आइडिया के रूप में हमेशा जीवित रहते हैं। तो डॉक्टर कलाम जब शरीर का रूप छोड़ करके अब आइडिया के रूप में हमारे साथ जीवित हैं, तो मैं कलाम सेंटर का CEO और फाउंडर हूँ। और वो ये संस्था हमने, डॉक्टर कलाम और मैंने साथ चलाई थी 2012 में, और अब वो चलती है पूरे देश और दुनिया में। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस में, इनोवेशंस पे हम काम करते हैं। उसी से निकल करके एक और संस्था है होमी लैब, जो दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्था है जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें पढ़ाती है, यानी भविष्य को पढ़ाती है। जैसे इतिहास, भूगोल, हिंदी, इंग्लिश हम पढ़ते हैं, वैसे ही भविष्य को पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। इट्स नॉट ज्योतिष, बट इट्स अबाउट द टेक्नोलॉजिकल स्पेस जो हम लोगों को एक्सपीरियंस करा सकें। तो पूरे भारत में करीब 4 लाख बच्चों को हमने मुफ्त में या बहुत लो इनकम पे, बहुत लो एक्सपेंडिचर पे हमने उनको पढ़ाया है। और दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लाइब्रेरी चेन है कलाम सेंटर की। 495 मुफ्त लाइब्रेरीज़ हैं, उनके साथ हम बच्चों के साथ लगातार काम करते रहते हैं। तो यही इन अ नटशेल चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, डॉक्टर कलाम एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें करी हैं और उनके नाम पे भी बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। आपकी लर्निंग क्या रही है डॉक्टर कलाम सर के साथ काम करके? डॉक्टर कलाम के ऊपर मैंने एक पुस्तक लिखी थी, उनके साथ 3 पुस्तकें लिखी थी। उसके बाद जब वो गुजर गए तो एक पुस्तक मैंने लिखी थी जिसका शीर्षक है व्हाट कैन आई गिव। और यही सबसे बड़ी लर्निंग है डॉक्टर कलाम की। डॉक्टर कलाम कहते थे कि आप जिस भी रूप में हो, आप हमेशा ये पूछिए कि मैं यहाँ पर जिस स्थान पर हूँ, जिस पोजीशन पर हूँ, जिस आर्थिक स्थिति में हूँ, हमेशा एक सवाल पूछो, व्हाट कैन आई गिव। मैं क्या दे सकता हूँ सामने वाले को, देश को, सोसाइटी को, पर्यावरण को, किसी जानवर को, पशु पक्षी को। और अगर ऐसी चीज़ हम करें जीवन में, अगर 15 मिनट भी करें, तो आपको जीवन में खुशी मिलती है। सच्चा हर्ष और जो जो उल्लास है वो तभी मिलता है जब आप व्हाट कैन आई गिव करते हैं। और उसका एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। किसी ने डॉक्टर कलाम से एक बार पूछा कि सर ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी आपको, ब्लिस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस कब मिला आपको? तो डॉक्टर कलाम सोचने लगे। ये अमेरिका की बात है, केंटकी में थे हम। तो वो लड़की थी स्टेफनी करके, उसने ये सवाल पूछा। सो डॉक्टर कलाम से उसने पूछा, सर तो वर यू हैप्पी जब आपने सैटेलाइट लॉन्च किया भारत का पहला, हाँ 1980 पे, या आप जब आपने अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल और नाग मिसाइल और 5 मिसाइलें आपने एक साथ बनाई 80s में, या जब पोखरण का आपने सक्सेसफुल टेस्ट किया, या जब आप राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर कलाम ने कहा ये चारों ऑप्शन गलत हैं। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये थी कि जब मैं मिसाइल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था 80 के दशक में, तो हैदराबाद में मैं मिसाइल के जो नाक होती, कोन, नोज कोन जिसको बोलते हैं, जो सबसे टॉप पे लगता है। तो मिसाइल क्या होती है, वो ऐसे जाती है, बहुत सारा हीट लगता है क्योंकि एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस है, फिर वापस आती है तो और भी हीट लगती है। तो ये जो टिप ऑफ द मिसाइल होती है, इसका एक मटेरियल होता है जो कार्बन कार्बन फाइबर होता है। और ये कार्बन कार्बन फाइबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, जो जल नहीं सकता, जो टूट नहीं सकता, क्योंकि इसको बहुत स्ट्रेस और हीट झेलनी है। तो मैं इस पे काम कर रहा था, डॉक्टर कलाम ने कहा। फिर उन्होंने कहा एक दोस्त थे, वो एक दिन संडे को मुझे एक ऐसी जगह लेके गए जहाँ पर पोलियोग्रस्त, उस समय भारत में पोलियो एग्जिस्ट करता था 80s के दशक में, वो ऐसी जगह लेके गए जहाँ पोलियोग्रस्त बच्चे को रखा जाता था। तो उन्होंने कहा मैंने देखा कि ये जो पोलियोग्रस्त बच्चे हैं, इनके पैरों में 4-4 किलो के
लोहे के कैलिपर्स प्रोस्थेटिक्स लगे हुए हैं, तभी वो चल पाते हैं। आपने पुरानी सिनेमा वगैरह में, मूवीज़ में देखा होगा कि बच्चों के वो कैलिपर्स लगे रहते थे पैरों में। वो बच्चे चल नहीं पाते थे, बड़ी मुश्किल से चलते थे, आवाज़ आती थी चलने में तो शर्माते भी थे, और भारी है, एक बच्चे के लिए 8 किलो के उसके दोनों पैरों में 4-4 किलो लगा दिया तो चलना मुश्किल है। तो उन्होंने सोचा कि जब उन्होंने बोला कि जब मैंने ऐसा देखा तो मुझे लगा मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई गिव हियर। तो उन्होंने कहा, उनके दोस्त ने कहा कि सर आप तो साइंटिस्ट हैं तो आप कुछ करिए। अब आम आदमी सोचता मैं तो मिसाइल साइंटिस्ट हूँ, मेरा इस मेडिकल साइंस से क्या वास्ता। लेकिन डॉक्टर कलाम ने कहा, फिर हम वापस गए और मैंने अपने जो कुछ साइंटिफिक टीम थी उनको बोला कि ये एक संडे का प्रोजेक्ट है, संडे संडे करेंगे छुट्टी टाइम पे, लेकिन इन बच्चों के लिए कुछ करना है। मिसाइल में जो कार्बन फाइबर का जो मटेरियल लगता है वो हल्का होता है, क्योंकि मिसाइल को हल्का रखना है, टूटता नहीं है, मजबूत होता है। तो उन्होंने उस मटेरियल को यूज़ करके कास्टिंग शुरू करी प्रोस्थेटिक लिम्स की, नए प्रकार के कैलिपर्स की। और जो नए कैलिपर उन्होंने बना के कुछ महीनों में तैयार किए वो 4 किलो की जगह 400 ग्राम के थे, यानी कि 1/10। जब ये बच्चों को लगाया गया ये नए प्रोस्थेटिक्स, तो उस समय बच्चों पैर एकदम हल्के हो गए उनके, तो दौड़ने लगे, कूदने लगे। और डॉक्टर कलाम कहते हैं जब मैंने उनको फुटबॉल और साइकिल चलाया उन्होंने बच्चों ने, और उनकी माँओं की आंख में आंसू आ गए, तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी वो पल था। दैट इज़ हाउ इट इज़। डॉक्टर कलाम ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जिनका आपको पता है, जैसे हार्ट का स्टेंट है, कलाम राजू स्टेंट नाम की चीज़ होती है, जिसकी वजह से स्टेंट लगता है ना हार्ट में, जिनकी ब्लॉकेज हो जाती है तो उनकी आर्टरी को खुला रखने के लिए स्टेंट लगता है। तो 1980s में ही डॉक्टर कलाम ने एक स्टेंट बनाया था जिसको बोलते हैं कलाम राजू स्टेंट, जिसकी वजह से जो स्टेंट का कॉस्ट है वो भी 1/10 हो गया था। और क्यों हो गया था? क्योंकि डॉक्टर कलाम ने उसको कॉपीराइट नहीं कराया, उसका आईपीआर कुछ नहीं उन्होंने फाइल किया। उन्होंने इस प्रोस्थेटिक लिम्ब का भी आईपीआर नहीं फाइल किया ताकि चीज़ें सस्ती रहें लोगों के लिए। किसी को पता भी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने मिसाइल, सैटेलाइट और परमाणु बम भारत को दिया, उस व्यक्ति ने ही बहुत ही सस्ती स्टेंट भी दी और बहुत ही हल्के और सस्ते प्रोस्थेटिक लिम्स भी दिए। तो ये दिस वाज हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, एंड इसीलिए आई थिंक ही वाज अ वेरी हैप्पी मैन। और आई थिंक इसीलिए आपने 3 लाख की जो नौकरी छोड़ने के बाद आपने 35,000 पे ज्वाइन किया। हाँ, ये तो 2009 की बात है, अब तो 3 लाख इस की किस्से को नौकरी। थोड़ा सा बताओ ना, क्या क्या चल रहा था माइंड में, बिकॉज यू वर्क विद बोस्टन राइट। आई वाज 2009 तो आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर क्राइसिस का टाइम था। IIM अहमदाबाद से मैं 2009 में ग्रेजुएट किया, मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट था। मैं उसके बाद जो आउटगोइंग बैच था उसका गोल्ड मेडलिस्ट भी था फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट। और मेरे पास पीपीओ होता था। पीपीओ का मतलब होता है कि आप कहीं इंटर्नशिप करते हैं समर में और वो कंपनी आपको कहती है कि आप हमारे यहाँ परमानेंट नौकरी कर लो, हम आपकी परफॉर्मेंस से खुश हैं। तो बीसीजी वेरी गुड कंपनी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, और बहुत कुछ सीखा मैंने बहुत कम टाइम में, कुछ महीनों में वहाँ मैंने काम किया, जो 2 महीना का इंटर्नशिप, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में आई वाज प्लेस्ड एंड आई वाज वर्किंग देयर। और जब मैं 2009 में ग्रेजुएट हुआ तो मैं वहाँ वापस गया। आई वाज अबाउट टू जॉइन, 2-3 दिन की ट्रेनिंग करी मैंने, और उसके बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ये ज़िंदगी क्या दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर, क्या ये चीज़ है? एक होता है ना अंदर से आता है कि कुछ अलग करना है, जैसे आपने भी कुछ अलग किया ना। वही आप डिस्कस कुछ कर रहे थे, थे। फिर आप कुछ और से करते करते ये करना है, एक कॉलिंग आती है। और फिर मैं डॉक्टर कलाम के पास गया, मैंने उनको बोला कि सर आप मेरे शिक्षक थे, 2008 में वो IIM अहमदाबाद पढ़ाने आए थे और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मैं गोल्ड मेडल दिखाने के बहाने पहुँच गया। अब मैं गया ऊपर, लाइब्रेरी में मिले, चारों ओर किताबें, किताबों के बीच में वो तो करीब 5 फुट 4 इंच के थे, तो किताबों के बीच में वो बैठे हुए थे, 50-60 किताबों के बीच में। फिर बोलते अच्छा यू, आई रिमेंबर यू। मैं कहा यस यस सर, आई वॉज योर फेवरेट स्टूडेंट। फिर बोलते हैं कि सो शो मी योर गोल्ड मेडल। तो मैंने गोल्ड मेडल दिखाया, छोटा सा होता है वो, एक्चुअल गोल्ड का होता है इसलिए छोटा सा होता है। तो मैंने कहा कि सर ये छोटा इसलिए क्योंकि एक्चुअल गोल्ड का, एरोगेंस होती है ना दिमाग में। सो सर छोटा इसलिए कि एक्चुअल गोल्ड का है। अच्छा मार्कशीट देखो, हाँ मार्कशीट तो बड़ी अच्छी है, गॉट A B, वेरी गुड, A और B आए, हाँ सर इसीलिए। सो कहते हैं कि जब तुम्हें ये मेडल मिला तो क्या, कैसा माहौल था, एक्सप्लेन इट टू मी। सो आई सेड सर पूरा बड़ा सा हॉल था, उसमें मेरे पेरेंट्स थे, सारे बाकी आउटगोइंग बैच के भी पेरेंट्स थे, मतलब सारे मेरे दोस्त थे, कोलीग्स थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, और सबके बीच में मिला। तो कहते हैं अच्छा तो मतलब रिकग्निशन मिली? यस। तो कहते हैं तुम्हारी डिग्री देखो, IIM अहमदाबाद, विच मीन्स ग्रेट एजुकेशन, you've done well, so you got a great prize in the medal,
एंड यू गॉट रिकग्निशन बिकॉज पूरी भरी सभा में हुई. सो अब जवाब इस सवाल का दो कि ये रिकग्निशन, एजुकेशन और अवार्ड से का इस्तेमाल करके आप कैसे दुनिया और देश और समाज को बेहतर बनाओगे. सवाल इसका है, ये सवाल का उत्तर देना है ग्रेजुएशन के बाद. आई थिंक इस सवाल का उत्तर मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ. बट नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज आई थिंक अगर यही सवाल मेरे से कोई पूछे या मैं आपसे पूछूं कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, वैल्यूज़ के लिए काम कर रहे हो, तो आई थिंक वैल्यूज़ के लिए आप काम कर रहे हो. देखिए, आई थिंक या अग्रीड. और आई थिंक जब उन्होंने ये बात बोली, अब इतने बड़े व्यक्ति से आती है तो ज़्यादा तेज हिट करती है. दैट इज़ हाउ आई क्विट BCG. और उस समय 3 लाख बहुत बड़ी सैलरी होती थी. मैं वो व्यक्ति था जो हवाई जहाज़ में वो जो स्ट्रोलर लेकर के सामान बेचते थे ना पहले, कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए. वो आई थॉट कि कौन खरीदता होगा, मैं ही खरीदता था वो, क्योंकि इतना पैसा था. क्या करोगे. और नए नए 25-26 साल के लोग, इतना पैसा जेब में आ गया. बट देन हाँ, वहाँ से 1/10 सैलरी आना वॉज टोटली वर्थ इट, बिकॉज एज यू सेड, यू स्टार्ट क्रिएटिंग वैल्यू. वैल्यू वहाँ पे भी क्रिएट होती, बट और वैल्यू क्रिएशन सबके लिए अलग अलग है. मैं लोगों को बोलता हूँ कि जिंदगी का मकसद क्या है. यू वॉन्ट टू बी प्रॉस्परस, करेक्ट. हर आदमी को प्रॉस्परस बनना है, आपको भी प्रॉस्परस बनना है. प्रॉस्पेरिटी कैसे आती है. प्रॉस्पेरिटी इज नथिंग बट चॉइसेस. अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो आप प्रॉस्परस. नहीं, चॉइसेस, आपके पास ऑप्शंस हैं. अगर आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप रेस्टोरेंट जाइए. प्रॉस्पेरिटी कैसी है. अगर आप जितनी भी आपके मेन्यू में चीज़ें हैं, हो सकता है उनमें से कुछ चीज़ें आप खरीद नहीं सकते, महंगा है. प्रॉन फ्राई आप नहीं खरीद सकते, 1200 रुपये की है. तो चिकन फ्राई से काम चलाएंगे या गोभी फ्राई से काम चलाएंगे. प्रॉस्पेरिटी इज इन वेल्थ. मनी है तो प्रॉस्पेरिटी है. लेकिन सिर्फ इससे नहीं है. हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जिसको मैं इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि मेरी शुगर हाई है अगर, या मेरा BP लो है या हाई है, मैं नहीं खा सकता. हेल्थ इज ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी. चॉइस ही खत्म हो गई है आपकी अगर हेल्थ खराब है तो. मनी से चॉइसेस कम हो सकती हैं, हेल्थ से भी चॉइसेस कम हो सकती हैं. ऐसा होता है कभी कभी मैं जाता हूँ, लोग कहते हैं भाई वेटर साहब आप जो है ना 15 मिनट कुछ ला दो, मेरे को तो कहीं जाना है. होता है, फास्ट फूड चाहिए. आप स्लो सिमर्ड एकदम बढ़िया से मसालों में बना खाना खा ही नहीं सकते क्योंकि वो 15 मिनट में बन नहीं सकता. सो प्रॉस्पेरिटी इज ऑल्सो इन टाइम. फिर कभी कुछ लोग अकेले बैठे हैं, किसी के साथ खाने को ही नहीं है, कोई साथ बैठने को नहीं है. अकेलापन जिसका है वो क्या खाएगा. सो family, togetherness, relationships, all this is also prosperity. So prosperity is money. I'm not saying that it's not. It's health, it's time, and it's about togetherness, love and bond. जो चीज़ें हैं, आपका दिमाग सही जगह है या नहीं, वो भी प्रॉस्पेरिटी है. सो अगर लाइफ का गोल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी है तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा. एक दिशाहीन व्यक्ति दशाहीन ही होता है. कि दिशा कैसे आती है. कुछ पर्पस तो होना चाहिए. मेरे को 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है. जब मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे होऊंगा और जब मैं सोचूंगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, क्या चीज़ें मैंने करी, क्या चीज़ें मैं मिस कर गया. दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपने डेथ बेड पर ये सोचा हो कि यार मैंने वो सैटरडे को एक्स्ट्रा काम कर देना चाहिए था अपने ऑफिस में, लेकिन ये सोचा होगा कि यार वो अच्छा काम था, वो मैंने नहीं किया, इससे मेरे को ये अपोलोजाइज़ करना था, मैंने नहीं किया. मैंने अपने पेरेंट्स जब थे, जीवित थे, मैंने उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया. मेरे बच्चे जब मेरे साथ रहते थे तब मैंने वो टाइम नहीं स्पेंड किया. मैं उसकी बर्थडे मिस कर गया, मैंने ये मिस कर दिया, मैंने वो मिस कर दिया. वो लोग इंपॉर्टेंट हैं, वो कॉजेज़ इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. कोई ये नहीं सोचता मैंने शेयर मार्केट में यार वो 50 की जगह 100 शेयर खरीद लेना चाहिए थे. मरते मरते किसी ने ये नहीं सोचा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. मेरे बुक का नाम नहीं याद है, बट दिस इज़ बाय अ नर्स हु वाज अ नर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और उसने जो यंग बच्चे जो मर रहे थे उनके लास्ट वर्ड्स के ऊपर एक बुक लिखी थी. शी वॉज सर्विंग दोज सोल्जर्स. तो कहती है अधिकतर लोग अपने पेरेंट्स, कहते यंग बच्चे हैं तो कईयों की तो शादी भी नहीं हुई होगी, बच्चे भी नहीं होंगे, दे ऑलवेज आर रिकॉलिंग देयर फैमिली इन देयर लास्ट मोमेंट. इट्स अ वेरी प्रोफाउंड बुक. आपको नाम बता दूंगा. डॉक्टर कलाम ने मेरे को इंट्रोड्यूस करी थी वो किताब, and it was about dying wishes. It's always been humans, relationships, things which I wanted to do, small things which जो अभी लगता है कि आज नहीं कल कर देंगे, परसों कर देंगे. मॉम को फ़ोन नहीं किया तो कल कर देंगे, वो तो है ही, परसों कर देंगे. लेकिन those are the things which matter in life. Unfortunately, things which matter in life, we think they can be postponed.
बट आप ये सोचो ना, जब हम वैल्यू क्रिएट करने की बात करते हैं तो हम्म, कहीं ना कहीं हमको अपना टाइम मैनेजमेंट हमारा इतना अलग हो जाता है। जैसे आपने 35,000 पे नौकरी करी जस्ट टू क्रिएट अ वैल्यू, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपके माइंड में एक ही चीज चल रही थी, नहीं यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ करके दिखाना है, एंड यू क्रिएटेड, राइट। अभी करेक्ट। चंद्रयान 3 की इतनी सक्सेसफुली लैंडिंग हम्म, हुई, यू द पार्ट ऑफ द टीम, राइट। अगर मैं पूछूं चंद्रयान 3 के क्या चैलेंजेस थे एज अ पर्सन, अगर आप कुछ बता सको तो। चंद्रयान प्रोजेक्ट जब वन लॉन्च हो रहा था, उस समय डॉक्टर कलाम वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट, फ्यू पीपल नो दैट। इनफैक्ट डॉक्टर कलाम से सजेशन लेने आए थे उस समय माधवन नायर जी, उस समय इसरो के चेयरपर्सन थे, और उन्होंने डॉक्टर कलाम को चंद्रयान 1 के बारे में बताया था। और बड़ी अच्छी चीज़ बताई डॉक्टर कलाम ने उनको। उन्होंने कहा एक काम करो, जब वहाँ तक जा ही रहे हो तो वहाँ पे कुछ गिराया हो, इम्पैक्ट कराया हो। तो याद है इम्पैक्टर गया था, जिससे पहली बार हमने चंद्रमा पर पानी के कण हैं उसकी खोज करने का इक्विपमेंट हमने वहीं से भेजा था। वो इम्पैक्ट किया था कुछ, जो अभी तो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, वो ज़बरदस्ती हार्ड लैंडिंग कराई गई थी, टूट गया होगा बाद में, लेकिन वो 15-16 मिनट तक हमें कुछ डेटा मिला था। वहीं से हमारे चंद्रयान का जो जो हमारा उत्साह था वो बहुत बढ़ गया, क्योंकि हमने चंद्रमा पर कुछ छोड़ा था, सिर्फ उसकी चक्कर नहीं लगाए थे। ये आइडिया था डॉक्टर कलाम का, जबकि वो उस समय 70-75 साल के थे, लेकिन ये आइडिया था उनका। चंद्रयान 2 हुआ, फिर चंद्रयान 3 हुआ। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है चंद्रयान, या कोई भी स्पेस प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है। चंद्रमा धरती से काफ़ी दूर है, और वहाँ तक जाने में काफ़ी समय और ईंधन लगता है। यानी कि यहाँ से उसको लॉन्च करना इतने सारे ईंधन और इतने सारे इक्विपमेंट के साथ, और एकदम सही डायरेक्शन में ले जाना, अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इट्स ए ह्यूज चैलेंज टू रीच द मून। बट वहां तक पहुंचना तो फिर भी ठीक है, बट उसको लैंड कराना और भी मुश्किल है, क्योंकि चंद्रमा पे आप पैराशूट से लैंड नहीं करा सकते। चंद्रमा पे हवा ही नहीं है, अगर आप पैराशूट खोलेंगे तो वो खुलेगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही गिर पड़ेगा, क्योंकि उसमें हवा कुछ भरने के लिए है ही नहीं, रेजिस्टेंस के लिए। सो चंद्रमा में पहला चैलेंज ये था कि जिस प्रकार से हम धरती पे पैराशूट से लैंड कर लेते हैं, वैसे आप चंद्रमा पे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपको चंद्रमा पे लैंड करने के लिए रेट्रो रॉकेट्स यूज़ करना पड़ेगा, यानी आपको रॉकेट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। जो जैसे वो आ रहा है उसमें रॉकेट चलना शुरू हो जाएगा, और वो वज़न से धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। वज़न भी 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर, क्योंकि उसकी ग्रेविटी 1/6 है। और रॉकेट को इतना थ्रस्ट देना है कि वो बैलेंस हो जाए ऑलमोस्ट, और हल्का-सा आप रॉकेट कम करेंगे तो वो धीरे-धीरे नीचे आने लगेगा। तो ये और यहाँ आप धरती से बैठ के कर रहे हैं। ये चीज़ जो आपको करनी है चंद्रमा पर, वो आप यहाँ से बैठ के कर रहे हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। 3 लाख किलोमीटर दूर आप कुछ, इतना दूर आप कुछ कर रहे हैं, और इसको धरती पे बैठ के आपको करना है। नाउ दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हम साउथ पोल पे लैंड कर रहे हैं। अगर हम इक्वेटर पे लैंड करते हैं तो बहुत ईज़ी है। इक्वेटर का सरफेस जैसे ये मेज़ है ना, सपाट होता है। आप इक्वेटर पे चाहे यहाँ लैंड करिए, चाहे यहाँ लैंड करिए, चाहे यहाँ लैंड करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी लैंड कर सकते हैं, क्योंकि पूरी एरिया है। जो साउथ पोल है एरिया, जिसको सदर्न पोलर रीजन बोलते हैं, साउथ पोल में समझ लीजिए कि इसी एरिया में कांटे हैं ऐसे-ऐसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स गिरे हैं, बहुत सारे मीटियोर्स गिरे हैं, और उन मीटियोर्स की वजह से वहाँ का सरफेस बहुत उबड़-खाबड़ है। यानी कि आपको सपाट एरिया लैंड करने के लिए बहुत ज़रा-सा है। तो अब आपको बहुत कम एरिया में टारगेट करके लैंड करना है, और उस एरिया की कोई फोटोग्राफ नहीं थी कब तक, चंद्रयान 2 तक। जो फोटो आई थी उस चंद्रयान 3 के लिए, वो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से आई थी, यानी वो फेलियर नहीं था। उसने वो फोटो भेज दी कि कहाँ लैंड करना है, मैपिंग कर दी उस जगह की। तो अब हमने चंद्रयान 3 लैंड करना शुरू किया। आप कितना भी अच्छा सिस्टम डिज़ाइन करिए, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जब हम चंद्रयान 3 कर रहे थे तो उस समय लूना, यूएसएसआर, रशिया का लूना भी चल रहा था, हम रेस में थे। इनफैक्ट वो हमारे बाद छूटा था, और उनके पास रॉकेट ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो हमसे तेज़ी से आगे भी निकल गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने लैंडिंग शुरू करी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, राइट। और क्रैश हो गए। और हमसे पहले उन्होंने सोचा हमसे पहले लैंड कर लें। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन था कि एक ऊबड़-खाबड़ सरफेस में लैंड करना है, वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा थर्मल शॉक्स लगते हैं। जब वो लैंड कर रहा होता है, तो अगर जो धरती की तरह टेम्परेचर नहीं होता कि जो है हाइट और ग्रेडियंट कम है। आप जब आसमान में उड़ते हैं तो करीब -30 डिग्री टेम्परेचर होता है, धरती पे होता है +30 डिग्री। आपको लगता है बहुत है वेरिएशन, बट 60 डिग्री का वेरिएशन 10 किलोमीटर में कुछ भी नहीं है। चंद्रमा पे ये 60 डिग्री का वेरिएशन सेंटीमीटर्स में होता है। चंद्रमा की सरफेस पे अगर आप हाथ लगाएंगे तो टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री है। अगर आप इतनी उंगली अंदर डाल देंगे
चंद्रमा की सरफेस के अंदर, तो आपकी उंगली का ये टिप -50 डिग्री हो सकता है और ये 0 डिग्री होगा, यानी 50 डिग्री का वेरिएशन आ सकता है विद इन अ फ्यू सेंटीमीटर्स। इट्स सो डिफिकल्ट। थर्मल शॉक्स लगते हैं जब वो लैंड करता है, जब वो आसमान में होता है, लैंड करता है, उसके बीच में उसको बहुत सारे थर्मल शॉक्स लगेंगे, तो ये एक इशू होता है। फिर कंट्रोल तो है ही नहीं, सब एआई कंट्रोल्ड है वहां पर, दैट इज अनदर इशू। सो इस सारी चीज की वजह से दिस चंद्रयान 3 किसी ने साउथ पोल पे लैंड नहीं किया था अब तक। वी आर द फर्स्ट कंट्री टू लैंड इट एंड दैट इज वेरी रिमार्केबल, बिकॉज भारत अब तक जो भी काम करता था ना, हम दूसरे कंट्री होते थे, तीसरी कंट्री होते थे, जनरली पांचवी छठी होते थे। तो छठी कंट्री टू बी परमाणु, फोर्थ कंट्री टू गो इन टू स्पेस, थर्ड कंट्री टू डू दिस, फोर्थ कंट्री टू डू दिस। तो हम किसी से सीख लेते थे, किसी की गलती से सीखते थे बहुत कुछ, तो सब कुछ सस्ता हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार सिर्फ एक ही कंट्री है जिसने चंद्रयान 2 जो हमारा था, उसने साउथ पोल पे लैंड करने की कोशिश करी। सिर्फ हम अपनी गलती से सीख सकते थे, और गलती दोहरा करके, बार बार दोहरा करके सीखी जाती है। हमने सिर्फ एक ही बार करी और दूसरे ही अटेम्प्ट में हमने सक्सेसफुल लैंडिंग करी। ये एक दूसरे, ये जो हमारा देश है उसके कल्चर और उसका एक नया आत्मविश्वास को भी दिखाता है कि आप सबसे मुश्किल काम करते हो, आप इक्वेटर पे नहीं जाते पॉइंट के लिए, पॉइंट तो मिल जाते हैं। चंद्रमा पे लैंड करके कितने लोगों को समझ में आता है कि इक्वेटर पे लैंड किए या साउथ पोल पे लैंड किए तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझ में आता। लेकिन हम साउथ पोल पे लैंड किए, जो मुश्किल जगह थी, जहाँ पे, और क्यों किए, क्योंकि वहाँ पे पानी हो सकता है। हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वहाँ पर पानी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ सरफेस है। तो सूरज की रोशनी कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पे कभी नहीं पड़ती, वहाँ पे फ्रोजन पानी हो सकता है। तो इसलिए हम वहाँ गए, कारण था वहाँ जाने का, लेकिन मुश्किल था। आसान काम नहीं किया, पॉइंट बनाने के लिए नहीं किया। पॉइंट बनाने के लिए बहुत आसान था। इसरो कहता चंद्रयान 3 ना इक्वेटर पे कर देते हैं, ईजी है, सब वहीं जाते हैं, हम भी चले जाते हैं, बट हम नहीं गए। तो हमारे अंदर वो आत्मविश्वास आ गया है, हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंदर। और ना सिर्फ साइंस स्टार्टअप्स को देख लीजिए, किसी भी चीज़ को देख लीजिए, आप नीरज चोपड़ा को ही देख लीजिए, ठीक है, हमारे अंदर गोल्ड मेडल का साहस और उत्साह है। अब हम ब्रॉन्ज मेडल में और फाइनल में क्वालिफाई कर गए, उससे खुश होने वाले देश नहीं है। We want to win and we believe we can win and we can be not just silver medalist, we will be the gold medalist and we will be the first country to go in difficult places. अब हम बात कर रहे हैं हम कैसे गगननॉट्स को भेज देंगे अगले साल तक। इनफैक्ट हमने अनाउंस कर दिए 4 नाम कि इन 4 लोगों में से कुछ लोगों को हम अंतरिक्ष में भेज देंगे, अंतरिक्ष यात्री बनाएंगे हम। हाँ, अभी मैं न्यूज़ पढ़ भी रहा हाँ, था, 4 बट लोग। व्हाई गवर्नमेंट चूज लाइक एयरफोर्स ऑफिसर को ही क्यों एज Very एन good question. एस्ट्रोनॉट क्यों हाँ। चुनती है? मतलब वही है या उसके अलावा भी कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं? 2 बातें होती हैं। पहली बात तो यह है कि देखिए, एयरफोर्स प्लेन उड़ाना जैसा ही होता है। आपको ऊपर ही जाना होता है, प्लेन भी ऊपर जाता है, और भी ऊपर चला जाता है तो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। सो पायलटिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, जब आप जाते हैं अंतरिक्ष में तो आपको आपकी बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, जिनको हम बोलते हैं जी फोर्स। राइट। जी फोर्स का अर्थ ये होता है कि जब आप तेजी से नीचे आते हैं या तेजी से ऊपर जाते हैं तो आपको वेटलेसनेस लगता है ना, गिरते हैं तेजी से तो वेटलेसनेस लगता है। ऐसे अगर एकदम तेजी से उठा दें तो आपको बहुत ज़्यादा अपना वजन बढ़ने लगेगा। 2G 3G 5G, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, टेलीकॉम वालों की। आप 8G 9G, मतलब आपको अपने 8G का मतलब अपने वजन से 8 गुना वजन आपको लगने लगेगा। तो ये चीज़ें अंतरिक्ष में होती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके ब्रेन में जो ब्लड जाता है वो ऊपर नीचे होता है, और आम आदमी को अगर मैं डाल दूंगा तो वो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जो फाइटर पायलट्स होते हैं उनका आदत होता है एकदम से ऊपर जाना, एकदम से नीचे आना, और इसकी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकली उनको रगेड बनाया जाता है और कॉन्स्टेंटली टेस्ट किया जाता है। तो दूसरा कारण यह है कि उनकी बॉडी इस रेजिलियंट होती है, ये उनके अंदर क्षमता बन चुकी होती है कि वो कॉम्प्लिकेटेड ऐसे अंतरिक्ष में होने वाले सिनारियों में बेहोश नहीं हो जाएंगे, या नर्वस नहीं हो जाएंगे, या डर नहीं जाएंगे, या पैनिक नहीं कर जाएंगे। तीसरा ये होता है कि उनको इक्विपमेंट की ट्रेनिंग आसानी होती है देने में, क्योंकि वो इक्विपमेंट का जो पैनल है वो सिमिलर होता है, सेम चीज़ें होती हैं, कौन सा इंजन चलाना है, कौन सा बंद करना है। इट्स अ वेरी पायलटी जॉब। तो पायलट्स यूजुअली आर कमांडर्स होते हैं। इनफैक्ट नील आर्मस्ट्रांग वाज आल्सो अ पायलट, सुनीता विलियम्स वाज आल्सो अ हेलीकॉप्टर पायलट इन यूएस नेवी। सो पायलट्स ऑलवेज फाइंड इट ईजियर टू ऑपरेट सच थिंग्स। ना दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्या इन्हीं को भेजेंगे? नहीं, क्योंकि पायलट तो आपको लेके जाएगा वहां तक और वापस भी लाएगा, अल्टीमेटली ये काम होता है। फिर और भी तो लोग जाएंगे। अब भाई अगर कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट करना है जीरो ग्रेविटी में तो कौन करेगा? तो कोई डॉक्टर करेगा। कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट करना है तो कोई केमिस्ट करेगा। कोई इनफैक्ट
इंटरनेशनल ट्रैवलर जो स्पेस ट्रैवलर्स हैं उनमें से कुछ टीचर्स हैं, उनको सिखाना है बच्चों को कि कैसा लगता है स्पेस, तो टीचर्स को भी लेके गए हैं। आर्टिस्ट जाएंगे क्योंकि उनको आर्टिस्टिक इंप्रेशन बनानी है कि कैसी चीज़ें बननी चाहिए, वो भी जाएंगे। सो अल्टीमेटली हर प्रकार के लोग जाएंगे, लेकिन जो आपको यूजुअली जो व्यक्ति जो पायलट होगा वो एक्चुअली में एयरफोर्स का पायलट ही होता है। सो दैट्स स्टैंडर्ड नॉर्म बिकॉज दोज पीपल आर बेस्ट सूटेड टू डू दैट। ओके। बट अगर आपको कोई बच्चा सुन रहा है इस बात को, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एयरफोर्स का पायलट ही बनना है एक गगन यात्री बनने के लिए। आगे चल के आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप बहुत अच्छे होंगे तो आपको हम स्पेस में ले जाने का मौका ज़रूर दे पाएंगे, लेकिन आपको बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि स्पेस में ले जाना बहुत महंगा होता है। तो अगर डॉक्टर को ले जाएंगे तो बेस्ट डॉक्टर को लेके जाएंगे, और आपको फिजिकली भी हेल्दी होना पड़ेगा। यू कांट बी फिजिकली अनहेल्दी, बिकॉज चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप पायलट हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ तक जाना और वापस आना फिजिकली स्ट्रेनिंग होता है। अभी तो ये भी हो गया है ना, अभी एक कंपनी का मैं देख रहा था, आई थिंक वर्दा द कंपनी नेम, दे आर इनटू फार्मास्यूटिकल्स। इन्होंने क्या किया है, दे मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने स्पेस में सेटअप कर रहे हैं, इनको अप्रूवल्स भी आ गए हैं। क्या हम एज ए एज ए इंडिया हम ये प्लान कर सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं? क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करना इज मोर डिफिकल्ट। करेक्ट। स्पेस में ये मतलब इतना क्यों, कैसे सोच पा रहे हैं ये? बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो ग्रेविटी में अलग तरीके से असर करती हैं। जैसे सस्पेंशंस हैं। अब जैसे बूंद का शेप होता है, हम लोग कैसे बनाते हैं? बूंद का शेप ऐसे बनाते हैं, है ना? स्पेस में बूंद ऐसी नहीं होती, एक गोले की तरह होती है, ऐसे ऐसे शिमर करती है। इट्स लाइक अ स्फीयर, बिकॉज ग्रेविटी खींचती है इसको पीछे की, नीचे की ओर। तो इस तरह की कोई भी ऐसे सस्पेंशन चीज़ें अगर आपको स्पेस में बनानी है तो वो अलग तरीके से बनती हैं। केमिकल बिहेवियर अलग हो जाता है जब ग्रेविटी कम हो जाती है या जीरो हो जाती है। जीरो तो नहीं होती है वैसे स्पेस में, माइक्रो ग्रेविटी होती है। सो वो ग्रेविटी अपने आप जो है, ग्रेविटी कम होने की वजह से जो बिहेवियर होता है वो बदल जाता है। इंसान किस प्रकार से खाना खाता है, क्योंकि हम तो पानी पीते हैं, बड़ी इजीली अंदर चला जाता है। बट जब आप स्पेस में होते हैं तो आपको पानी को सिप करना होता है, और वो थोड़ी मुश्किल से नीचे जाता है, बिकॉज वो ग्रेविटी के साथ नीचे नहीं जाता है। जैसे आप लेट के पानी नहीं पी सकते, मुश्किल होता है। तो आपको स्पेस में कुछ ऐसी ही फीलिंग आएगी। इसलिए केमिकल्स, बायोलॉजिकल थिंग्स लाइक अस या कोई एनिमल, उन सब का बिहेवियर काफ़ी हद तक बदल जाता है। इनफैक्ट एनिमल्स का बिहेवियर काफ़ी बदल जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग था, एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो स्पाइडर्स होती हैं वो वेब कैसे बनाती हैं स्पेस में। तो स्पाइडर्स हैड टू रीलर्न हाउ टू मेक वेब्स इन स्पेस। तो जो शुरू में बनाए गए, उन्होंने जो शुरू में वेब बनाए वो टेढ़े मेढ़े बने, फिर धीरे धीरे वो सीख गई कि कैसे बनाना था स्पेस में भी। सो दे मेड इट, बट इट टुक देम सम टाइम टू लर्न। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके चूंकि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं इन लेस ग्रेविटी और लो ग्रेविटी कंडीशंस, वील डू दैट। सो इंडिया करेगा। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हम स्पेस में लैब भर दें जहाँ पे 10-20 लोग रहते हों। ये भी संभव है कि रोबोटिक हो वो, और यहाँ से कंट्रोल हो, और रोबोटिकली वहाँ पर चीज़ें हो पाएँ, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। दैट विल बी मच ईजियर। बट इट्स ऑलवेज फैसिनेटिंग टू गो इन स्पेस ना। आई मीन इमेजिन द फर्स्ट पर्सन। आप उस बारे में सोचो, जो पहला व्यक्ति होगा, किसी जगह रहता होगा, उसने समुंदर देखा होगा और कहा होगा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ, ये लकड़ी का कुछ बना करके टेढ़ा मेढ़ा बोट। लोगों ने कहा होगा पागल है, मर जाएगा। कुछ दूर गया, जब तक उसको धरती दिखी, फिर वापस आ गया होगा। फिर और दूर गया होगा, फिर एक बार धरती दिखनी बंद हो गई होगी, अब उसको समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो उसने सितारे उतारे की पोजीशन लेकर के कहीं जाते 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 एक नया कॉन्टिनेंट ढूंढ डाला। सबने ऐसे ही, वी आर एक्सप्लोरर्स, रिस्क लेते हैं हम एक्सप्लोरेशन के लिए। कई तो होंगे जो खत्म हो गए होंगे इसी में, किसी को लैंड मिल गई तो वो चला गया होगा। देयर इज एंशिएंट पीपल इन कंट्रीज, इन प्लेसेस लाइक मिडवे आइलैंड। मतलब उसके आसपास छोटा आइलैंड है पैसिफिक के बीचों बीच, उसके आसपास का लैंड कम से कम 5000 किलोमीटर दूर होगा। कैसे वहां कोई व्यक्ति पहुंचा होगा? वो कितना हिम्मत वाला व्यक्ति होगा जो धीरे धीरे करते करते वहां तक पहुंच गया, और उसको कोई नेविगेशन, कोई जीपीएस नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं, सिर्फ सितारों को देख के पहुंच गया। वो भी श्योर नहीं होगा कि एग्जैक्टली सच भी है कि गलत है, सब स्टोरी गलत है। सो वी आर एक्सप्लोरर्स एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू गो टू स्पेस। दैट्स आवर नंबर वन रीजन। सो हम रोबोट्स भेजेंगे, ये तो सच है, लेकिन अल्टीमेटली हम इंसान भी भेजेंगे, क्योंकि इंसान को भेजने में हमें हमारे जो एक्सप्लोरर माइंड है ना, उसको किक मिलता है। अभी तो हमने सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं जहाँ पे लाइक कोई भी इंसान नहीं गया था। अभी हम मैन मेड प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, मैन मिशन। हाँ, उसमें क्या गवर्नमेंट का मतलब इसरो के ऊपर कितना रिस्क रहेगा? देखिए, रिस्की होता है मैन मेड या मैन प्रोजेक्ट करना। हाँ,
बिकॉज जब भी आप कभी मैंड प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम भेजना पड़ता है, और आपको बिल्कुल 100% श्योर रहना पड़ता है कि अगर किसी भी इवेंट पर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप उस इंसान की जान बचा सकें। उस समय सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये होता है कि हम एस्ट्रोनॉट की जान बचाएं। सो फॉर एग्जाम्पल, जब आप मैंड मिशन हम कर रहे हैं तो सबसे पहला हमें ये करना पड़ेगा कि अगर लॉन्च साइट पे फेलियर हो जाता है तो कैसे हम, जैसे इजेक्शन सिस्टम होता है एयरक्राफ्ट में, वो पुल करता है तो छत तोड़ करके निकल जाता है पायलट पैराशूट के साथ, वैसा एक सिस्टम लगा पाएं कि वो जो पूरा मॉड्यूल है जिसमें ह्यूमंस बैठे हुए हैं वो पूरा निकल करके कहीं दूर चला जाए पैराशूट के साथ, अगर इसमें एक्सप्लोजन हो जाए लॉन्च पे। जस्ट लॉन्च होते ही अगर ऐसा कुछ होता है तो भी हमें एक सिस्टम निकालना पड़ेगा। फिर जब वो ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष में तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो वहां पर सर्वाइव कर पाए। वहां पे जीरो ग्रेविटी है, थिंग्स कैन गो रॉन्ग। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आएगी? जब हम उनको वापस लाएंगे, क्योंकि जब आप कोई चीज़ धरती के वायुमंडल में वापस लाते हैं तो वो जैसे धूमकेतु होता है ना, ऐसे वो आप शूटिंग स्टार्स देखते हैं, मीटियोर्स, तो वो मीटियोर्स की तरह अंदर आएगा और धरती का वातावरण घर्षण से, फ्रिक्शन से उसको जला करके राख करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए जब कोई अंतरिक्ष यान वापस धरती में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का सामना करना होता है। वो पैनल्स होते हैं हीट रेजिस्टेंट। आपको याद होगा कल्पना चावला जी के साथ एक पैनल निकल गया था। वो एक पैनल छोटा सा टूटा होगा कुछ इंच का, और उसी से पूरा उनका जो अंतरिक्ष यान था, द कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट, इट ब्लू अप। छोटा सा एक पैनल निकला था बस। एलॉन मस्क ने भी तो अभी स्पेसएक्स ने भी तो उनका एक वो किया है ना, रीयूज रॉकेट, रीयूजेबल है ना लॉन्च सिस्टम। तो बिकॉज आई थिंक उससे भी काफी सेविंग हो सकती है। कॉस्ट सेविंग होगी उससे, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है बट कॉस्ट सेविंग होगी। सेफ्टी का वो नहीं है। नहीं, सेफ्टी के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि जो रॉकेट हमारे जो साथ जाता है ना, वो जो नीचे वाला पोर्शन होता है, मतलब 95% पोर्शन तो गिर करके टूट जाता है, रिकवर नहीं होता। तो जो होता भी है वो टूट चुका होता है। इलॉन मस्क ने जो टेस्टिंग करी थी उसने ये किया था कि ये रॉकेट गया, ये देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिगिनिंग। धरती का सरफेस है, यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, वातावरण का दबाव भी ज़्यादा है, और यहाँ पे आपका जो रॉकेट है उसका मास भी ज़्यादा है। तो मास भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें तेल है बहुत सारा, हाइड्रोजन फ्यूल भरा पड़ा है, जो फ्यूल है आपका, फ्यूल है, ऑक्सीजन है, फ्यूल और ऑक्सीजन, क्योंकि बाहर तो आपको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ेगी जलाने के लिए। तो ये बहुत भारी है और इसको लिफ्ट ऑफ करना मुश्किल इसलिए और भी ज़्यादा है कि ना सिर्फ भारी है बल्कि धरती का गुरुत्वाकर्षण भी अभी ज़्यादा है और वातावरण का दबाव भी ज़्यादा है। तो ऊपर से दबा भी रहे हैं, नीचे से खींच भी रहे हैं, और आप खुद भी भारी है। इसीलिए आप देखिए तो ज़्यादातर जो स्पेस में जो लॉन्च में एक्सीडेंट्स होते हैं वो शुरू में ही होते हैं। जब इसको उठा देते हैं यहाँ से तो हम क्या करते हैं, कुछ पोर्शन इसका तोड़ के निकाल देते हैं। तो इसको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े होकर के निकलते रहते हैं। जहाँ जहाँ ईंधन खत्म होता है वो ईंधन का पोर्शन गिर जाता है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, तो ये और तेज चलने लगता है। इसको लेके जाना है एस्केप वेलोसिटी तक, यानी 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की स्पीड पर, और ये इस तरीके से होता है। इलॉन मस्क, और कई दिन से सिर्फ इलॉन मस्क का आइडिया नहीं है, ये बहुत पुरानी आइडिया था, लेकिन इसको ही वाज डूइंग, इसी पे फंडिंग काफ़ी रेज कर पाए। उन्होंने कहा है कि, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया इस पर, कि ये जो पोर्शन टूटता है, इस पोर्शन को क्या हम पानी में गिर जाता है, टूट जाता है, इससे अच्छा क्या हम इसको वापस कहीं लैंड करा सकते हैं। इसको वापस कहीं लैंड करा देते हैं। तो ये रॉकेट गया, ये पोर्शन निकला, ये सेफली लैंड कर गया धरती पर और ये ऊपर चला गया अंतरिक्ष की तरफ। अगर ऐसा कर पाएंगे तो इस पोर्शन को हम दोबारा यूज कर पाएंगे, यानी जो इंजन खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको हम बार बार यूज कर पाएंगे, एंड देन स्पेस विल बिकम मच चीपर टू गो। ओके, जैसे वो प्लान कर रहे हैं कि स्पेस टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, तो इंडिया कुछ सोचता है इन चीजों के बारे में? या करेंगे, हम भी स्पेस टूरिज्म करेंगे, बट देखिए उससे बेनिफिट क्या होंगे सर? एक्सप्लोरर्स हैं हम। We are not thinking about benefit. No, we are explorers. We will love to do that. देखिए, जब हम एक्सप्लोरेशन किए होंगे, यही सवाल किसी ने पूछा होगा, यार इस आइलैंड में अच्छे से रहते हो, दूसरे में जाने की जरूरत क्या है, सब तो है यहाँ पर, हम क्यों गए? क्यों जाते हैं स्पेस में? क्यों जाते हैं? 3 कारण। पहला तो एक्सप्लोरर्स है, हमें अपनी दुनिया के बाहर क्या है हमें देखना है। उसी प्रकार से जैसा हमें अपने घर के, क्या आप बच्चे को छोड़ दीजिए, घर के बाहर जाता है, क्यों जाता है? तो देखना है इसके बाहर क्या है ना। आप जैसे ही आप लोगों की नौकरी लग जाती है, बच्चों की पैसा मिलता है, तो घूमने जाते हैं दुनिया में, इस देश के बाहर क्या है। इसी प्रकार से इस दुनिया के बाहर क्या है हमें देखने का एक्सप्लोरर स्पिरिट है हमारे अंदर, पहला। दूसरा, ये तो खैर साइकोलॉजिकल रीजन है, इसके अलावा प्रैक्टिकल रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि स्पेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धरती पे बहुत रेयर है, धरती पे नहीं पाई जाती हैं, लेकिन दुनिया में बाकी प्लैनेट्स पे, हमारे ही अपने सोलर सिस्टम में या उसके बाहर,
वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। एग्जाम्पल, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून पर जब बारिश होती है तो हीरे बरसते हैं, हाँ, लिटरली हीरे बरसते हैं, हीरे के टुकड़े बरसते हैं। बारिश नहीं होती पानी की। ऑफ कोर्स कोई वहाँ रहता होगा तो कहता होगा धरती पे तो पानी बरसता है, कितनी ज़बरदस्त जगह है। वहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन अगर वो हमारे लिए ऐसा बोलते होंगे, हम उनके लिए ऐसा बोलते हैं। इसके खैर हीरे का तो खैर कोई बहुत बहुत महत्व नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी यूजफुल थिंग, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा लगता है ना, वी वुड लाइक टू हैव सम। एस्टेरॉयड बेल्ट पे मार्स और बृहस्पति के बीच में ऐसे प्लैनेट, ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जिनमें इतना सारा सोना है जितना धरती पे पूरा सोना मिला के नहीं है। ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन पूरे सोने से बने हुए हैं। तो सोच लीजिए सोने से बना हुआ एक माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ घूम रहा है मार्स और जुपिटर के बीच में। सोना इज ए यूजफुल थिंग, मतलब ना सिर्फ पहनने के काम आता है, इंडस्ट्री यूज है इसका। इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग बिकॉज बहुत ही स्टेबल होता है वो। इसके अलावा एंटी मैटर है। अगर 1 ग्राम एंटी मैटर मुझे मिल जाए तो मैं इतनी बिजली बना सकता हूँ कि पूरे भारत में बिजली कई साल तक आप यूज कर सकते हैं। दुनिया की सबसे ग्राम भर। एक्सपेंसिव चीज, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज है एंटी मैटर। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का 1 ग्राम बनता है। वहां पर बहुत सारा किलो के भाव में पड़ा हुआ है, वी कुड गेट इट। ओके। सो ऐसी बहुत सारी रेयर चीजें हैं जो हमें एनर्जी दे सकती हैं। हमारी जो एलिमेंट्स की कमी है, जैसे गोल्ड इज इंडस्ट्रियल यूजेबल एलिमेंट, एंटी मैटर है। फिर मून पर हीलियम 3 है। मून पे इतनी हीलियम 3 है, हीलियम 3 आइसोटोप होता है हीलियम का। तो हीलियम ऐसा होता है कि उसके जो न्यूक्लियस है, जो अंदर वाला न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन और उसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, हीलियम हाइड्रोजन से थोड़ा एक ऊपर। अगर इसमें एक न्यूट्रॉन डाल दें इसी में, तो 2 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, तो ये हीलियम 3 बन जाता है। हीलियम 3 से आप फ्यूजन पावर कर सकते हैं। अभी तक हम फ्यूजन पावर कर नहीं पाए, हमने सिर्फ फ्यूजन बॉम्ब बनाया है, फ्यूजन पावर प्लांट नहीं लगाया। अगर हम फ्यूजन पावर प्लांट लगाना शुरू कर दें और इस हीलियम 3 का इस्तेमाल करें, तो चंद्रमा पर इतनी हीलियम 3 है, करीब 11 मिलियन टन हीलियम 3 है, विच इज रफली 40,000 साल तक हम धरती पे बिजली बना सकते हैं सिर्फ चंद्रमा की हीलियम 3 से। और 40,000 साल में चंद्रमा पे भी और हीलियम 3 बनती रहती है। सो चंद्रमा कैन बी योर पावर सेंटर, सो इट कुड बिकम योर पावर प्लांट। मैं इमेजिन करता हूं कि आज से 50-60 साल बाद वी विल हैव पावर प्लांट्स नॉट ऑन अर्थ बट ऑन मून, और वो लेजर से बीम करेंगे एनर्जी बैक टू अर्थ। तो चंद्रमा विल बिकम आवर पावर प्लांट। हमारा छोटा चंद्रमा हमारा सबसे बड़ा पावर प्लांट बनेगा। अभी तीसरा कारण जिसलिए हमें अंतरिक्ष में जाना है वो थोड़ा सा स्कैरी है। हाँ, स्कैरी इसलिए है बिकॉज धरती is a beautiful planet, one of the rarest planets to have all that what it has. लेकिन हमने धरती पे खुद देखा है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं धरती के इतिहास में जिसमें जितने भी प्राणी थे उनमें से 98, 97, 95% खत्म हो गए। इनको हम बोलते थे इवेंट्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन, यानी कि कुछ ऐसा हो गया धरती में, गैस का कॉम्पोजिशन एकदम से चेंज हो गया, एकदम से ऑक्सीजन बढ़ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले सारे प्राणी मर गए। एक बार ऐसा हुआ। फिर आपको याद होगा डायनासोर कैसे खत्म हुए थे, एक एस्टेरॉइड स्ट्राइक किया था और सारे डायनासोर देखते देखते समाप्त हो गए। सो ऐसे इवेंट्स किसी भी प्लैनेट के साथ हो सकते हैं, घटनाएं हो सकती हैं। धरती के अंदर संभव है कि कोई मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन आ जाए जिसकी वजह से धरती रहने योग्य ना रहे। संभव है कि धरती के ऊपर कोई एस्टेरॉइड स्ट्राइक कर सकता है। संभव है कि धरती पर कोई ऐसा सोलर फ्लेयर आ सकता है, सन से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, सोलर करोनल मास इजेक्शंस निकलते हैं। इसीलिए हमने आदित्य L1 छोड़ा था अभी रिसेंटली इसी को ऑब्जर्व करने के लिए। बट अगर हम रोक नहीं पाए तो पूरी धरती को वो ध्वस्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी कहीं होने वाला है, लेकिन हमें इन पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि कई साइंटिस्ट ने कहा है इंक्लूडिंग स्टीवन हॉकिंस, इज दैट इफ़ यू वांट कि हमारी जो स्पीशीज़ है ह्यूमैनिटी वो हमेशा हमेशा चलती रहे, तो हमें धरती के बियॉन्ड ग्रहों को ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए। 4.5 अरब साल बाद सूरज खत्म हो जाएगा और वो बहुत बड़ा होना शुरू होगा, जायंट बनना शुरू होगा। हर सितारे के साथ यही होता है। और वो धरती के ऑर्बिट तक आ जाएगा, यानी धरती को एकदम खत्म कर देगा 4.5 अरब साल में। तो 4.5 अरब साल तक अगर हम किसी और सोलर सिस्टम में नहीं रह रहे होंगे तो वैसे भी हम खत्म हो जाएंगे। और एंड्रोमेडा नाम की एक गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे से टकराना शुरू होने वाली है। टकराना शुरू मतलब ऐसा नहीं कि 100 साल में हो जाएगी, कुछ मिलियन साल लगेंगे अभी अच्छा, भी। फिर ठीक है। हाँ, तो वो टकराना शुरू होगी, तो हमें अल्टीमेटली हमें दूसरी गैलेक्सी भी ढूंढनी पड़ेगी रहने के लिए। ओके। सो दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ। इनफैक्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2029 में एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है एपोफिस। एपोफिस ग्रीक नाम है। एपोफिस लगभग
400 मीटर चौड़ाई में है और 150 मीटर लंबाई में है। इर्रेगुलर शेप, पटेटो जैसा दिखता है, आलू जैसा दिखता है, लंबा आलू, काफ़ी बड़ा है। मतलब समझ लीजिए कि इट्स अ मैसिव, हाईली, उतना बड़ा नहीं है जितना डायनासोर डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन इतना है कि अगर धरती से टकरा गया तो धरती में बहुत बड़ा विध्वंस आ सकता है, और जहाँ भी टकराएगा वहाँ पे कई शहर के शहर साफ हो जाएंगे। इट विल बी वर्थ, मतलब समझ लीजिए 100 परमाणु बम एक साथ फूट जाएं, इतना उसके अंदर पावर होगी अगर वो धरती से टकराया। 2029 में 13, अगर आप थोड़े सुपरस्टिशियस हैं तो फ्राइडे द 13th अप्रैल 2029 को एपोफिस विल कम वेरी वेरी क्लोज टू अर्थ, इतना क्लोज कि हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनके भी नीचे आ जाएगा। धरती से कुछ हजार किलोमीटर की ऊंचाई पे होगा। हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट लगभग 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, उनके बीच से गुजरेगा, यानी धरती के इतना नजदीक। अब बहुत फास्ट जाएगा, सो धरती की ग्रेविटी इसको घसीट नहीं लेगी, तो वो जब तक घसीटेगी तब तक वो निकल चुका होगा। लेकिन एक छोटी सी विंडो है लगभग 1 किलोमीटर लंबी। अगर एपोफिस इस 1 किलोमीटर विंडो के अंदर, इसको की होल बोलते हैं, इसके अंदर से निकल गया, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो अभी तो निकल जाएगा। मुझे डर लग रहा है। अभी तो निकल जाएगा, लेकिन जब वो दोबारा 7 साल बाद आएगा तो उसके जो पाथ है धरती की ग्रेविटी से इतना बदल जाएगा कि 7 साल बाद वो धरती को स्ट्राइक करेगा। ओके। वो 1 किलोमीटर का ही दायरा है, तो बहुत मुश्किल है की होल के अंदर से निकल जाना। लेकिन अगर ऐसा हुआ, एक तो फ्राइडे द 13th है, तो अगर ऐसा हुआ तो हमें 2029 से तैयारी करनी होगी 2036 के बीच में कि हम इस एस्टेरॉइड को ख़त्म कर पाएँ, एपोफिस को। उसको ख़त्म करने के 3 तरीके हैं, या तो आप उसमें न्यूक कर दें, वो फूट जाएगा। लेकिन अगर आपने वो मूवी देखी है डोंट लुक अप, तो उसमें ये दिखाया है कि उन्होंने एक एस्टेरॉइड को तोड़ने की कोशिश करी, तो वो टुकड़े जो है धरती पे और गिरने, टूटा नहीं पूरा, तो 2 टुकड़े बन गए और एक टुकड़ा बड़ा वाला गिर गया। ये संभव है क्योंकि आप कंट्रोल नहीं करते। दूसरा तरीका जो स्पेस साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो ये है कि हम उसमें बेसिकली हम उसको धक्का दे दें। तो हम एक बड़ा सा रॉकेट लेके जाएं और वो जा करके उसमें इम्पैक्ट कर दे, नॉट लाइक ए न्यूक्लियर, तो वो धक्का दे देंगे तो वो उसका ऑर्बिट बदल जाएगा। वहाँ पे भी आप कंट्रोल एग्जैक्टली नहीं कर रहे हैं। जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि आप एक सैटेलाइट लेकर जाएं या कई लेके जाएं और उसके अराउंड, जैसे चंद्रयान चक्कर लगा रहा था 2 ना, आप ऐसे करके चक्कर लगाना शुरू कर दें। अब एक एस्टेरॉइड छोटा सा होता है, उसके अराउंड ये जब चक्कर लगाएगा तो इसकी ग्रेविटी उस एस्टेरॉइड को धीरे धीरे खींचना शुरू कर देगी इधर उधर, और आप ये इसमें स्ट्राइक ना कर जाए इसलिए इसमें आप एक लो पावर्ड इंजन रखेंगे और धीरे धीरे ये एस्टेरॉइड को घसीट के दूसरे पाथ पे लेके चला जाएगा। अगर 2029 में एपोफिस इस की होल से निकला, इस 1 किलोमीटर की होल से निकला, तो 2036 में हमें ये तैयारी करनी पड़ेगी। उससे पहले वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। 2029 13 अप्रैल आकाश में, अगर आपके, हो सकता है कि इंडिया के ऊपर से निकले, हो सकता है दूसरे साइड निकले, लेकिन जहाँ से भी वो निकलेगा आप उसको आंखों से देख पाएंगे, एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड को धरती से पास से गुजरते हुए आप देख पाएंगे। माय गॉड सर, ऐसा ना, इसीलिए स्पेस साइंस में इन्वेस्ट करना सो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इट। अब मान लीजिए की होल से निकल गया, पता भी नहीं चलता। अगर हम स्पेस साइंस नहीं कर रहे होते, डायनासोर को थोड़ी ना पता चला कि इतना बड़ा वो मैक्सिको में गिरने वाला था। अगर डायनासोर हमारे जैसे इंटेलिजेंट होते तो उनको पता लग जाता कि एक एस्टेरॉइड आने वाला है, और फिर वो कुछ ऐसा करते जैसा हम कर रहे हैं या हम करेंगे, कभी तो करना ही पड़ेगा हमें। तो हम स्पेस में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं बिकॉज हमें नहीं पता कि कब कोई ऐसा एस्टेरॉइड आ जाए जो उस की होल से भी निकल जाए। अब हमें एग्जैक्टली पता है वो की होल करीब 700 मीटर का है, उसमें से अगर निकल गया तो हमें एग्जैक्टली पता है कि 7 साल बाद 2036 में ये वापस अर्थ को स्ट्राइक करेगा और हम तैयारी करके बैठ जाएंगे। 7 साल में तो हम वी कैन इजीली टैकल एन एस्टेरॉइड। मेरे को यहाँ पे एक सवाल आया कि जैसे हमारे इतने सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं स्पेस के, राइट, क्या इसरो इतना सक्षम है कि हम दूसरे देश की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी ना तके? चंद्रयान 3 इज अ कंप्लीटली इंडिजिनियस प्रोजेक्ट, यू नो दैट। हम किसी पे निर्भर नहीं करते। स्पेस में कोई आपको देता भी नहीं है ऐसा ज्ञान व्यान ज़्यादा। जब तक आप कमर्शियल, देखिए छोटी मोटी सैटेलाइट लॉन्च कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो सब कर लेते हैं क्योंकि उसमें कोई सामरिक दृष्टिकोण नहीं है, कोई मिलिट्री एस्पेक्ट नहीं है, उसमें कोई इकोनॉमिक मेजर एस्पेक्ट नहीं है। आपने मेरे को सैटेलाइट दिया, मैंने लॉन्च कर दिया, सब लोग करते हैं, कोई और कर देगा, मैं नहीं करूँगा तो। लेकिन चंद्रयान 3 जब आप करते हैं तो आपको नट बोल्ट भी कोई नहीं देता, क्योंकि कोई चाहता नहीं है कि आपकी सक्सेस हो, क्योंकि उनको करना है। आप क्यों चंद्रयान 3 हम साउथ पोल पे भेजते हैं, इसका एक कारण और भी होता है कि हम ये सब करते ही क्यों हैं, क्योंकि देयर इज अ ट्रीटी कि 2032 में देयर इज अ ट्रीटी की स्पेस में
कोई भी देश अपना लैंड क्लेम नहीं कर सकता। ओके। तो हम ये नहीं कह सकते चंद्रमा का ये हिस्सा मेरा है। हम्म। तो जो लोग खरीद रहे हैं चंद्रमा पे लैंड, दे मस्ट नो दैट चंद्रमा पे आप लैंड ओन नहीं कर सकते, देश नहीं कर सकता, आप कैसे करेंगे? लेकिन 2032 तक ये ट्रीटी खत्म होगी। अब हो सकता है ट्रीटी रिन्यू हो सकता है ना हो। अगर नहीं होगी, और कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि नहीं होगी, तो उसका नतीजा क्या होगा? यानी 2032 या कभी भी जब ऐसा ये ट्रीटी एक्सपायर होगी, तो जो सारे देश जो जहां पहले पहुंचा था वो कहेगा ये मेरा है। सो अमेरिकन कहेंगे कि जहां नील आर्मस्ट्रांग उतरा था वो मेरा है। हम कहेंगे कि साउथ पोल मेरा है। कोई कहेगा, चाइना वाले कहेंगे वो डार्क साइड में मैं पहले उतरा था वो मेरा है। तो इसलिए आपका एक वर्चस्व स्थापित हो जाएगा अंतरिक्ष में। इसीलिए डॉक्टर कलाम ने कहा था कुछ वहां पे गिरा के आ जाओ, तिरंगा वहां होना चाहिए किसी न किसी फॉर्म में। और आप तो प्रॉपर फॉर्म में, आप तो पूरा रोवर है वहां पे, और हम और भी भेजेंगे वहां पर। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नासा जब हम मंगलयान भी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। जो पहले पहुंच जाएगा उसका हक, मालिकाना हक कुछ तो बन जाएगा कि इस पे कुछ तो मेरा अधिकार है, इसके रिसोर्सेज पे। मैंने आपको बोला रिसोर्सेज हैं बहुत सारे। तो जैसे पेट्रोलियम में, आज हम पेट्रोलियम के पीछे लड़ाइयाँ होती थी, आज से 20 साल पहले से हो रही हैं, 30 साल पहले से, अभी भी होती हैं कभी कभी। बाद में यही चीज़ें ट्रांसलेट होंगी हीलियम 3 में, कि किसको मिलेगा ये हीलियम 3 जो चंद्रमा पे मिल रहा है। अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि मिल भी गया तो करेंगे क्या। लेकिन 10-15 साल बाद जब फ्यूजन पावर रियलिटी बन जाएगा, और 10 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा, तब ये हीलियम 3 सडनली दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव चीज़ बन जाएगा, जिसको लोग ला करके यहाँ पर पावर बनाना शुरू करेंगे, एनर्जी बनाना शुरू करेंगे। इसलिए उस भारत को, 10 साल बाद के भारत को, इस चंद्रयान 3 हम याद करेंगे कि हमने बहुत बहुत ही विजडम किया। हम चंद्रयान 2 के बाद हमने गिव अप नहीं मारा, हमने बहुत सही काम किया। बिकॉज अब हम वहाँ पर हमारे पास एक वर्चस्व है, हमारे पास एक राइट है कि ये चीज़ हमारी है, और वहीं पे पानी मिलना है साउथ पोल में। यानी कि अगर किसी इंसान को कभी वहाँ पे परमानेंटली रहना होगा, कोई फैक्ट्री बननी होगी, तो सबसे पहले वहीं बनेगा, क्योंकि वहीं पर पानी होगा, और चंद्रमा पे काफ़ी पानी है। सो दीज थिंग्स इंटरेस्टिंग फ्यूचर विच इज अमेजिंग, यू नो। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होगा कि क्यों ब्रिटिश ने क्या किया था। ब्रिटिश ने पर्शिया के ऊपर पूरा अपना कब्जा कर लिया, राइट, जो ईरान आज की डेट में। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो सारा जो तेल था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो सारा जो ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल था, वो सारा पेट्रोलियम ऑयल प्लस प्लास्टिक्स, क्योंकि वो भी वहीं से आता है, दोनों वर्ल्ड वॉर में सब ब्रिटिश कंट्रोल में था। वन ऑफ द रीजंस व्हाई हिटलर लॉस्ट, जर्मनी लॉस्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड जर्मनी लॉस्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वाज बिकॉज जर्मनी के पास उन जगहों पर कब्जा नहीं था जहां पर तेल निकलता है। इसलिए एनर्जी पे वर्चस्व अपना बनाना एक देश के लिए, उसके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइस सर। मुझे एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन माइंड में आया है कि जब भी ऐसे इसरो एज ए संस्था ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, तो कहीं ना कहीं फंड एलोकेशन की बहुत बड़ा पार्ट रहता है। तो गवर्नमेंट उस समय पे फंड एलोकेशन करते समय कौन कौन सी चीजें जो कॉम्प्रोमाइज करती है? कॉम्प्रोमाइज मतलब, देखिए, इसरो का जो बजट है वो पिछले 5-6 सालों में लगभग दुगना से ऊपर हो चुका है, और अगले 5-6 सालों में शायद 4-5 गुना और हो जाएगा। अगर वाकई हमें, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 2035 तक हम जो है चाहते हैं कि हम चंद्रमा पे पहुंच जाएं, 2000, और उसी काल में हम अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहते हैं खुद का। आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कॉस्ट कितना है? $150 बिलियन। $150 बिलियन। $1 बिलियन में 8,000 करोड़ रुपए होते हैं। $150 बिलियन का मतलब अर्थ ये हुआ कि दुनिया का सबसे महंगा ह्यूमन प्रोजेक्ट एवर क्रिएटेड, इंक्लूडिंग पिरामिड्स, ताजमहल, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, सबको मिला लीजिए, तब भी शायद इतना नहीं बनेगा $150 बिलियन। बट सर वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी तो बहुत ज्यादा है ना, जो कि यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो नहीं, यू मीन यूएस में? हाँ, नहीं, यूएस में जो ये तो बनाया है तो नासा ने बनाया है, नासा एंड इंटरनेशनल है। अब जैसे स्पेस एक्स को भी तो नासा सपोर्ट करता ही है ना। स्पेस एक्स को नासा सपोर्ट नहीं करता है, स्पेस एक्स तो नासा के काफी प्रोजेक्ट्स करती है, राइट। सो और नासा की वजह से उसको काफी बिजनेस मिला हुआ है। लेकिन स्पेस एक्स इज प्राइवेटली फंडेड, बट स्पेस एक्स इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ स्पेस स्टेशन, इट्स ओनली कंट्रीज विच कैन डू इट, क्योंकि इतना पैसा सिर्फ देश ही अफोर्ड कर सकते हैं। अभी आज की डेट में ये सारी चीजें करने के लिए अगर आप इसरो की बात करिए तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। $150 बिलियन बहुत बड़ा पैसा होता है। हम उससे सस्ते में बनाएंगे, मे बी हम $10 बिलियन में बनाएंगे, लेकिन वो भी 80,000 करोड़ रुपए होता है। तो वील हैव टू इन्वेस्ट अलॉट इन स्पेस एंड इट्स वर्थ इट, बिकॉज स्पेस में इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। अब इसमें भारत में एक चीज़ जो अच्छी अब ये हो रही है कि वी विल गेट अलॉट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स।
अब बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जो स्पेस में जाने का जो काम है वो कर रही हैं। तो स्पेशली जो लो लेवल काम है, सैटेलाइट छोड़ना, जो आसान काम है, वो प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। इसरो शुड वर्क ऑन द कटिंग एज पार्ट। हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि प्राइवेटाइजेशन पे आपका क्या थॉट उन प्रोसेस है? चीज़ों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। लेट देम बी प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस। पैसा पैसा तो देश में ही आएगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, और वो प्राइवेटली करने दीजिए। जो लॉन्च का काम है, फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट लॉन्च करने का काम अब बहुत बेसिक है इसरो के लिए। तो आई थिंक इवेंचुअली जैसे नासा ने कर दिया, वो प्राइवेटाइज हो जाएगा। दैट विल गो टू स्पेस एक्स, या इसरो अपना ही कुछ करेगा, जैसा भी करेगा। इसरो विल एंड शुड, लाइक एनी अदर एजेंसी लाइक नासा, शुड फोकस ऑन बिगर मिशंस। मून पे कैसे इंसान को भेजें, मून पे परमानेंट बस्ती कैसे लगाएं, परमानेंट स्पेस स्टेशन कैसे बनाएं, शुक्रयान कैसे भेजें वीनस पर, हाउ डू वी डू मोर सोलर एनालिसिस, सन से हम कौन कौन से मिशन कर सकते हैं। तो इसरो का फोकस ये होना चाहिए, और भविष्य में यही होगा। हर देश का ट्रेजेक्ट्री यही है। हमारे बगल में एक देश है चाइना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अगले 2-3 साल में वापस गिरा दिया जाएगा। वो टूट रहा है, उसको पैसिफिक ओशन में क्रैश कराया जाएगा। अगले 2-3 साल की बात है। जब ऐसा होगा तो सिर्फ चाइना एक देश होगा, सिर्फ एक, पूरी दुनिया में एक ही देश होगा जिसका स्पेस स्टेशन होगा अंतरिक्ष में। ओनली कंट्री, Tiangong 1 and 2 will be the only 2 space stations in Earth's orbit. But इसमें इंसान ऐसा क्यों? China has invested heavily in space. China, या मार्केट ऑलमोस्ट 70% कवर्ड बाय चाइना। see, China is, it's see, there's a good story to it, there's a bad side to it. See, China is not a country which everybody trusts, especially after COVID crisis and जिन्होंने information hide करी. The world does not bank on China as a trustworthy person. But ये तो सच है, लेकिन ये भी सच है कि China has invested very heavily in space. And वो पिछले 20 साल में चाइना ने काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट्स किए हैं स्पेस में। और हम वो टाइम, इस समय 3 देश हैं दुनिया में जो सबसे आगे हैं, भारत, चीन और यूएस। रशिया तो काफ़ी पीछे हो गया, स्पेशली आफ्टर लूना का जो क्रैश हुआ उसके बाद तो उनकी रेपुटेशन भी गिर गई। 3 countries are in space race. US is a declining space. US is a declining economy in general. It's chaotic. आने वाले समय में यूएस का मोस्ट, आई थिंक SpaceX will take over नासा के काफ़ी मिशंस, एंड SpaceX is doing a remarkable job. They are actually saying कि हम मार्स पे बस्ती बसा देंगे। मून पे तो कर ही रहे हैं, बट कह रहे हैं मार्स पे सीधे चले जाएंगे। जो आपने अभी सवाल पूछा था ना, रीयूजेबल रॉकेट्स, यूजिंग दैट दे आर सेइंग कि हम तो मार्स तक पहुंचा देंगे। SpaceX is doing remarkable work, but it's an American company. The Chinese space agency is also doing some remarkable work, and the third is ISRO. हमारा इसरो का जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हमारे अंदर प्रिसिशन बहुत अच्छा है। अगर किसी चीज़ को कहीं तक पहुंचाना है प्रिसाइसली तो हम पहुंचा देते हैं। हमारा सक्सेस रेट बहुत हाई है, फेलियर रेट बहुत लो है, और इसलिए हमारे प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं कंपेयर टू चाइना ऑल्सो। चाइना से भी सस्ते प्रोजेक्ट हैं, विच इज़ प्रोडक्शन साइड में दिस इज रिमार्केबल। कौन सी ऐसी चीज़ है जो चाइना से सस्ती होती है? स्पेस में वी आर चीपर देन चाइना एंड वी आर मोर एफिशिएंट देन चाइना। हमारे क्रैशेस कम है चाइना से। बट हैविंग सेड दैट, चाइना हैज़ गॉन अहेड, माइल्स अहेड विद इट्स रॉकेट साइंस। जो हमारा बाहुबली जिसको हम बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसका जो थ्रस्ट है वो लगभग 5000 किलो न्यूटन का है। कितना है वो छोड़ देते हैं, 5000 नंबर लगा लीजिए। SpaceX जो फैल्कन बना रहा है, फैल्कन 9, दैट इज अबाउट 35,000, 7 गुना पावरफुल। चाइना का जो लॉन्च व्हीकल है वो करीब 9000 का है, किलो न्यूटन का है, मतलब लगभग दुगना है। बट वो इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज दे हैव अ हैवी बजट ऑन देयर। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवर स्पेस लॉन्च व्हीकल्स। हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारे साइंटिस्ट आर वेरी गुड विद प्रिसिशन। कैसे पॉसिबल है सर, इसको थोड़ा सा बताओ। फंडिंग लगेगा इसमें, इट विल रिक्वायर, वी आर डूइंग इट, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, और वो चाइना के बराबर हम पहुंच जाएंगे जैसे ही वो आता है। 1-2 साल लगेगा, बट चाइना इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन टू न्यू व्हीकल्स। अल्टीमेटली आपको अगर मार्स तक जाना है तो आप बाहुबली सिस्टम नहीं यूज कर सकते। आपको 35,000 के रेंज का सिस्टम चाहिए होगा, 35,000 किलो न्यूटन का। वो थ्रस्ट जनरेटिंग करने की कैपेसिटी के लिए आपको बड़े इंजन चाहिए होंगे, और इंजन बनाना अपने आप में एक बड़ा कॉस्टली पार्ट है। इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस ऑफ एनी स्पेस साइंस। हम PSLV GSLV यूज़ कर रहे हैं, GSLV का ही वो LVM Mark 3 है, विच इज़ बाहुबली।
सो PSLV GSLV के अलावा अब हम अगला बना रहे हैं, वी आर मेकिंग द नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बट इसमें वील हैव टू पुट फंड्स एंड वी हैव द कैपेबिलिटी, क्योंकि अगर हमने PSLV और GSLV इंडिजीनियसली यानी भारत के अंदर बनाया है तो एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है, चंद्रयान 3 से एक तो कॉन्फिडेंस आया, दूसरा प्राइवेट कंपनीज, ऐसा नहीं है कि इसरो ही सब कुछ बनाता है, कोई कंपनी अहमदाबाद में कोई एजेंसी है वो कुछ पार्ट बनाती है, कोई कोझिकोड में है वो बनाती है, कोई तिरुवनंतपुरम में प्राइवेट कंपनी होगी वो कोई पार्ट बनाती होगी, कोई एजेंसी होगी, कोई IIT होगा, सब मिल करके कुछ कुछ करते हैं। देश के बाहर से कुछ नहीं आता, लेकिन देश के अंदर कैपेबिलिटी बन गई है अलग अलग जगह अलग अलग पार्ट बनाने की। इफ द गवर्नमेंट गिव्स अ प्रोजेक्ट ऑफ दैट स्केल कि अब आपको फैल्कन 9 या स्टारशिप के रेंज में एक इंजन बनाना है, वी हैव लोकल कॉम्पिटेंसी कि हम इन्हीं चीज़ को अपग्रेड करके बना सकें, बट इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ मनी, पैसा लगेगा, इट्स वर्थ इट। ओके, एक थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि जब हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 सक्सेस हो गया, चलो सब जगह वाहवाही होगी, व्हाट हैपन विद द कंट्री जब प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, क्या होता है? चंद्रयान 2 हुआ था, पार्शियल फेलियर था, एग्जैक्टली मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन चंद्रयान 2 जब हुआ तब कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया एज यूजुअल कि इतना आपने 900 करोड़ रुपए डाल दिए चंद्रमा पे, क्रैश करा दिए, इसमें ये बन जाता, इसमें वो बन जाता, इसमें इतने अस्पताल बनते, इसमें इतने स्कूल बनते, ऐसी बातें होती थी पहले, लेकिन आप नोटिस करो अब कहाँ होती हैं। वी हैव अ कंट्री, एज अ कंट्री वी कैन अब्जॉर्ब, हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि फेलियर होगा, जब आप कुछ मुश्किल काम करेंगे तो फेलियर होगा, लेकिन फेलियर से भी सीख मिलती है। ये हमारी कंट्री के इथॉस में परिवर्तन आ रहा है, स्कूल के बच्चों में परिवर्तन आ रहा है, पेरेंट्स में परिवर्तन आ रहा है, ट्राई करो नई चीज़, कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए दोबारा सक्सेस आएगी। तो किसी भी सक्सेस के लिए फेलियर आवश्यक है। 1979 में जब हमने पहली बार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 किया था, लॉन्च करने की कोशिश, उस समय वो फेलियर था, इट लैंडेड इन बे ऑफ बंगाल। बहुत लोग हंसे थे, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। 1979 देश बहुत गरीब है। 1980 में सक्सेस हुआ, लेकिन इट टुक द करेज ऑफ सतीश धावन, हु वाज द इसरो चेयरपर्सन, एंड डॉक्टर कलाम, हु वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, टू से कि हम दोबारा करेंगे अगले साल। गिव अप नहीं करेंगे, गिव अप कर देते तो इसरो नहीं बनता। फिर हम, जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान हमसे 1 साल पहले इसरो उसने शुरू किया, हमने इनको स्पार शायद 65 में शुरू किया, और पाकिस्तान का सुपार्को 64 में शुरू हुआ था। इनको स्पार इसरो बन गया और सुपार्को कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो फेलियर हैंडल ही नहीं कर पाते, उनके साइंटिफिक कैपेबिलिटी में नहीं था। हमारे अंदर फेलियर मैनेजमेंट वाज इनग्रॉस्ड, हम दोबारा ट्राई करने के लिए तैयार थे, हमारे पास वो पॉलिटिकल सपोर्ट था, और अब हमारे पास पब्लिक सपोर्ट है। अब पब्लिक में कितने लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया चंद्रयान 2 के ऊपर कि ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, दोबारा नहीं करना चाहिए। जब चंद्रयान 3 हो रहा था, चंद्रयान 3 तो किसी ने नहीं बोला, इवन दी ऑपोजिशन ऑफ इंडिया, जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, उसने भी नहीं बोला ये बात कि चंद्रयान 3 नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो गलत है, गवर्नमेंट इज रिस्किंग मनी एंड ऑल दैट। सबने सिर्फ यही कहा, ऑल द बेस्ट, बिकॉज नेशन इज अबव एनीथिंग, और सक्सेस मिला। और उस सक्सेस से इतना फिलिप मिला हमें, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला कि अब हम कह रहे हैं गगन यात्री को अनाउंस कर देंगे, हम तो अगले साल गगन यात्री कर देंगे, हम शुक्र पे, मैंने वीनस पे जाने वाले हैं, हम शुक्रयान बनाएंगे, और हम मंगलयान 2 करने वाले हैं, हम चंद्रयान 4 जापान के साथ प्लान करना शुरू कर दिए, वो भी 2-3 साल में हो जाएगा। जापान इज गोइंग टू नाउ वर्क विद अस। इस बार चंद्रयान 4 जब जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे इस बार तो हुआ था कि चंद्रमा में जब रात आ गई तो हमारा जो चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर था वो ख़राब हो गया, क्योंकि वो वापस जी नहीं उठा, जब क्योंकि रात बहुत मतलब -200 डिग्री पहुंच जाता है, तो ख़राब हो गया। बट इस बार जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम एक छोटा सा रेडियो एक्टिव एक रिएक्टर लगाएंगे, और वो रिएक्टर जो है जब रात आएगी चंद्रमा पे तो उसको गर्म रखेगा, उसको जीवित रखेगा, तो रात में भी चलेगा, तो वो फिर चलता रहेगा, सालों साल चल सकता है। हो सकता है वो कई महीने चले, डेफिनेट हो सकता है कई साल चले, ये भी संभव है। देन वी कैन गो मोर एरिया, हम कवर कर सकते हैं, हम पानी और ढूंढ सकते हैं, कहीं पानी मिल जाएगा। जहाँ एक बार पानी मिल गया, इट्स अ मेजर डिस्कवरी। इट्स लाइक जैसे दुनिया में पहली बार किसी ने तेल का कुआं खोदा होगा, वैसे पानी निकला चंद्रमा से। नाइस। सो वी विल डू दैट। सो अगले 2030 तक a lot of things will happen in India. So India will become a super power, like yes, सुपर पावर। और प्रधानमंत्री जैसे बोला था, बड़ी अच्छी शब्द बोला था ना चंद्रयान 3 में, आई रियली लाइक दैट। इन्होंने कहा विश्व गुरु नहीं बनना, विश्व मित्र बनना है। विश्व मित्र बनना है, इट्स वेरी, है ना, सफलता में भी विनम्रता होनी चाहिए।